फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 9 अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यह आपका भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट का जो चैप्टर रहता है इतिहास विषय में। तो आज जो है हम रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। रूसी क्रांति के बारे में हम कल की क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके थे। जो रूसी क्रांति के समय इकोनॉमी की कंडीशन कैसी होती हैं उसके बारे में हमने कल पढ़ा था और समझा था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और रूसी क्रांति से रिलेटेड जो है रूसी क्रांति के दौरान जो है रूस में समाजवाद की स्थिति कैसी थी, किस प्रकार का समाजवाद था। तो रूस में समाजवाद की स्थिति को जो है आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां जो थी वो क्या थी, गैर कानूनी थी। ठीक है, उनको कानूनी कोई भी रूप से जो है मान्यता नहीं मिली थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को अंडरलाइन करेंगे। रूसी क्रांति के दौरान जो पार्टी जो स्थापित हुई थी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, सभी इसको अंडरलाइन करेंगे, का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया तथा हड़ताल आदि कार्यक्रम क्या किए हैं, आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उसमें पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इस आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे, वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे। रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में काफ़ी सक्रिय थी। 1900 ईस्वी में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया 1900 ईस्वी में। अंडरलाइन करेंगे सभी। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाले, यानी जो इनके अंडर में जो थे, सामंतों के अंडर में जो भी जो जमीन थी फौरन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे, कुछ पूंजीपति थे जो नौकरी से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। संगठित रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन, अंडरलाइन करेंगे लेनिन को आप सभी। जार जो राजा को बोला जा रहा है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली क्लास में। शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। ये जो है वहाँ के समाजवादी जो आपका रहता था, यहाँ पर किस प्रकार की पार्टियाँ बन रही हैं समाजवादी क्रांतिकारियों द्वारा, तो उस समय की जो है उस चीज़ को बताया गया है। इसमें कुछ खास समझाने वाला है नहीं, बस एक पार्टी के नाम रहते हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिए, ये जो आगे आ रहा है ये थोड़ा आपका इम्पोर्टेंट रहता है, इसको अच्छे से समझना है आपको। देखिए, उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अंडरलाइन करेंगे, रूस एक कैसा जो है क्षेत्र था, एक निरंकुश राजशाही वाला क्षेत्र था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादी जैसे कि पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों मुस्लिम बहुल इलाकों में का भी समर्थन किया। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का बहुत साल जो है बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों को कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन से 20% तक को गिरावट आ गई। उस समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई, जब 1904 में भी ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। अंडरलाइन करेंगे सभी इसको। रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। मजदूरों ने आंदोलन छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर जो है काम से घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि, कार्य। देखो, जहाँ कहीं भी हम जो भी क्रांति पढ़ रहे हैं वो वहाँ पर आम जनता की स्थिति को देखा जा रहा है।
आम जनता की स्थिति, मजदूरों की स्थिति, व्यवसायियों की स्थिति, किसानों की स्थिति किस प्रकार की है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है हमको आंदोलन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आंदोलन देखने को मिल रहे हैं वर्कर्स के द्वारा। तो वर्कर्स में नौकरी से हटाया जा रहा है, मजदूरों द्वारा जो है आंदोलन किए जा रहे हैं। उनके वेतन से रिलेटेड, उनके टाइम पीरियड के कितना टाइम वो काम करते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, इसी दौरान जब पादरी गेपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने, जो कि जार का महल था, पहुंचे, तो पुलिस और कॉन्सेक्स में मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर जो थे वो मारे गए और लगभग 300 क्या हो गए, घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को क्या बोलते हैं, खूनी रविवार। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, खूनी रविवार किसे कहते हैं, खूनी रविवार के बारे में बताइए। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रूसी क्रांति में, खूनी रविवार। ठीक है, ये जो घटना रहती है खूनी रविवार की, ये आपको पता होनी चाहिए किससे रिलेटेड है। ये घटना आपका रूसी क्रांति से रिलेटेड है। खूनी रविवार किसे कहा जा रहा है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा मजदूरों मारे जा रहे हैं। कहाँ पर, जो जुलूस विंटर पैलेस है, जार का जो महल है उसके सामने 100 मजदूरों को क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है और 300 व्यक्तियों को घायल किया जा रहा है। इस कारण से इसको क्या कहा जा रहा है, खूनी रविवार। इसलिए मैंने कहा ना 1905 आपको याद रखना है। 1905 रूसी क्रांति में इसलिए याद रखना है कि 1905 में जो है घटना घटित हुई थी खूनी रविवार की। ठीक है, तो ये इस कारण से जो है आपका इम्पोर्टेंट रहता है। ये 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपने कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टर, इंजीनियरों और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन को मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। ठीक है, ये जो सारे शब्द दे रखे हैं आपको पढ़ने हैं और याद करने हैं। आगे देखिए, 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्श तथा संसदीय ड्यूमा का गठन कर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक तो फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें, फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां, यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी, लेकिन उन्हें गैर कानूनी क्या कर दिया, घोषित कर दिया गया। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदी लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर, पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने तक भीतर बर्खास्त कर दिया गया। वह किसी भी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। इस प्रकार से जो है रूसी क्रांति में आपका जो रहता है, एक तो पार्टीज के नाम इंपॉर्टेंट रहते हैं और जो खूनी रविवार के बारे में जो डेट दे रखी है 1905 जो है वह आपको इंपॉर्टेंट रहता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली जो नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी रहेगी तब हम पढ़ेंगे पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। ठीक है, तो उसके बारे में जो है हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।